कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज यहाँ से करना था। इसके पहले हमने पॉल्यूशन वगैरह देखा था, ग्लोबल वार्मिंग देखी थी। ठीक है, तो अब ये टॉपिक था कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन रिफर टू एफर्ट्स टू रिड्यूस और प्रिवेंट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन दो चीज़ें हमेशा आपको सुनने मिलेंगी। मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो मतलब जो चीज़ आ रही है, जो कोई कैलेमिटी आ रही है, उसको तो आप एकदम से रोक नहीं सकते हो, तो उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, उसको कम करने की, उसका असर जो आप पे होगा ह्यूमन पर, उसको कम करने की कोशिश करते हो, मिटिगेट करने की कोशिश करते हो। अडेप्ट मतलब जो आ रहा है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन अडेप्टेशन दो चीज़ें होती हैं। मिटिगेशन कैन मीन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मेकिंग ओल्डर इक्विपमेंट मोर एनर्जी एफिशिएंट, और चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, मिटिगेशन में क्या क्या चीज़ें हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो पुराने इक्विपमेंट हैं उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए, या उसके मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सुधारा जाए, या कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज किया जाए। ठीक है, तो सेक्टर्स हैं अलग अलग और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं। एनर्जी सिस्टम में, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी, जैसे हमने देखा रेटिंग सिस्टम था ना, स्टार रेटिंग सिस्टम, तो कितना एफिशिएंट वो डिवाइस है, उसके स्टार रेटिंग से पता चलता है कि मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और अच्छा आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, फिर फ्यूल स्विचिंग, फॉसिल फ्यूल स्विचिंग की बात आई है, लो जी एनर्जी सप्लाई। ठीक है, कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसकी जगह पर हम कोई रीन्यूएबल एनर्जी या जैसे न्यूक्लियर पावर एनर्जी वो सब इस्तेमाल करें, और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर हमारे जो पावर जनरेशन है वो फ्यूल फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है, खासकर कोल पर। ठीक है, तो कोल से क्या होगा, जो इमिशन निकलेगा CO2, वो ग्रीन हाउस गैस है। अब तो उसको क्या करेंगे, कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और उसको कहीं स्टोर कर दिया। ठीक है, ऑल्दो वो कॉस्टली होगा, थोड़ा कमरसम होगा, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या है, मॉडल शिफ्ट टू लोअर कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, लोअरिंग एनर्जी इंटेंसिटी पर पैसेंजर किलोमीटर और रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ फ्यूल CO2। ठीक है, फिर बिहेवियरल चेंज, अवॉइडिंग जर्नीज वेयर पॉसिबल। ठीक है, एक और होता है कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट करना। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने से क्या फ़ायदा है कि जो मतलब कि कोई नॉर्मली जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, एक बंदा पूरी कार लेके जा रहा है, ठीक है, उसमें 5 लोग आ सकते हैं, तो लेकिन वो एक ही बंदा लेके जा रहा है। ठीक है, अब ये एक बंदा क्या कहते हैं बस में या मेट्रो में जा सकता है आराम से। ठीक है, तो अगर अच्छी प्राइवेट मतलब अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो वो इसको अवॉइड करेगा और इसमें जाएगा। ठीक है, मेट्रो या जो बस में। तो फ्यूल जो है मतलब जो इमिशन होगा वो कम होगा एक तरह से। अब मतलब ये तो एक एग्जांपल, एक बंदा ले जा रहा है। अब ऐसे मान लीजिए कि एक शहर में लाखों लोग हैं, तो उसमें से कम 50,000 लोग अगर ले जा रहे हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल, तो ज़्यादा इमिशन होगा ना। अब वो 50,000 लोग मतलब उससे मेट्रो से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो और चलेगी वैसे भी, और वो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या मान लो फॉसिल फ्यूल आ रहा हो। फॉसिल फ्यूल का हुआ तो भी कम इमिशन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सही है। बिल्डिंग्स का कार्बन एफिशिएंसी, फ्यूल स्विचिंग टू लो कार्बन फ्यूल्स। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट एप्लीकेशन, एफिशिएंट लाइटिंग, एफिशिएंट हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब चीज़ें। ये सब आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, स्मार्ट मीटर लगाए गए। हाँ, स्मार्ट ग्रिड की बात होती है, जो सारे मतलब ग्रिड से उनको कनेक्ट करने की बात होती है ताकि पावर का लॉस कम हो। वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छा हो। वेंटिलेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्पेस है। अब इसमें आपने कोई खिड़की ढंग की बनाई नहीं दोनों तरफ, दो मतलब वेंटिलेशन के लिए चाहिए कि एक तरफ से हवा आए और एक तरफ से हवा निकल जाए। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्ली वेंटिलेट होगा, आपको एसी की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन अगर प्रॉपर्ली वेंटिलेट नहीं होगा तो यहीं पे जो गर्मी जनरेट होगी वो इसी में सर्कुलेट करके रह जाएगी और गर्मी बढ़ाएगी। इवन आप एसी भी लगाएंगे ना, मतलब एसी से नीचे कुछ भी लगाएंगे, कूलर वगैरह, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो आपको एसी लगानी पड़ेगी। अब एसी तो ऐसा है ना कि कम बिजली लेगी, कोई भी एसी होगी, चाहे स्प्लिट एसी मान लो या जो 5 स्टार मानते हो, 5 स्टार एसी भी होगी, वो भी ठीक ठाक बिजली लेगी। ठीक है,
फिर इंडस्ट्री में क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, इमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, मेन है इमिशन एफिशिएंसी, मटेरियल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग यील्ड लॉसेस इन मटेरियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रीयूजिंग ओल्ड मटेरियल, मटेरियल एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डिजाइन और रिड्यूसिंग ओवरऑल डिमांड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है। फॉरेस्ट्री, conservation of existing carbon pools in forest vegetation and soil by controlling deforestation, protecting forest in reserves, ठीक है। Improved biomass stock by planting trees on non-forested agricultural land. This can include either monoculture or mixed species planting, ठीक है। का कहना है कि जो जहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है नॉन फॉरेस्टेड है, वहाँ पर भी आप प्लांट मतलब पेड़ पौधे लगा सकते हो, कई बार आपने देखा होगा लगाते भी हैं, ठीक है। तो वो मोनोकल्चर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने आम का बगीचा लगा दिया। मोनोकल्चर मतलब जो एक ही स्पेशीज डोमिनेट करते हो, एक ही प्लांट स्पेशीज, मतलब कि आम का बगीचा आपने बहुत कॉमन अपने यहाँ, ठीक है, आम का बगीचा हुआ या आंवले का बगीचा हुआ या किसी एक और पेड़ का, या फिर मिक्स भी हो सकता है, जैसे क्या कहते हैं उसे, पंचवटी टाइप के होते हैं जो, यहाँ कई सारे वृक्ष होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग रोटेशन साइकिल, reducing damage to remaining trees, reducing logging waste, implementing soil conservation practices, fertilizer, ठीक है। Protection secondary forest and other degraded forests whose biomass and soil carbon densities are less than their maximum value and allowing them to sequester carbon by, देखो फॉरेस्ट जहाँ भी होगा वो कार्बन कैप्चर करेगा एक तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किससे बनाते हैं, CO2 से, CO2 और सूरज की रोशनी उससे बनाते हैं, तो कार्बन को वो कैप्चर करेंगे, उनमें भी स्टोर होता है कार्बन, ठीक है। प्लस वो सॉइल में भी फिक्स हो सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो जब कोई फॉरेस्ट काटा जाता है, मतलब फॉरेस्ट ना ही सही, कई सारे पेड़ हैं, अगर उनको काट दोगे तो जो CO2 उनमें ट्रैप है वो निकल जाएगी एटमोसफेयर में, ठीक है, दिक्कत करेगी। फिर क्रॉपलैंड मैनेजमेंट, इसमें क्या है, हाई इनपुट कार्बन प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव क्रॉप varieties, crop rotation, use of cover crop, perennial cropping system, agriculture biotechnology, improving water availability in cropland, including water harvesting and application, drainage management to reduce emission, uh, reduce nitrogen runoff, replanting to native grasses and trees, increase carbon sequestration, ठीक है। cropland management मतलब जो क्रॉप ठीक use of animal manure and other biofuels to improve management of nitrogen, agroforestry including agropastoral and agrosilvopastoral system, पता नहीं इसको देना पड़ेगा क्या है, integration of biomass production with subsequent production of food, ठीक है। demand side mitigation, reduce losses in food supply chain and in final consumption, reduce energy use and GHG emission from agriculture, transport, storage, distribution, फिर चेंज इन ह्यूमन डाइट टुवर्ड लेस इमिशन इंटेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजीज मतलब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। मेजर स्ट्रेटजी फॉर नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी, पहला है नेचुरल फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, ठीक है। एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन, जिसमें ट्री ग्रोथ टेक अप CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर, ठीक है। जब आप पेड़ पौधे लगाओगे, ठीक, कहीं भी पेड़ पौधे लगाओगे तो ये जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उस चीज से तो खाना बनाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है CO2 का इस्तेमाल करेगा और CO2 कम करेगा इस एटमोसफेयर में, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन अच्छी चीज़ है। फिर अदर लैंड यूज, वेटलैंड रिस्टोरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कार्बन डेंसिटी एनारोबिक इकोसिस्टम, ठीक है। वेटलैंड जहाँ पे होंगे वो भी क्या कहते हैं, एक तरह से कार्बन कैप्चर करते हैं, ठीक है। फिर सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, land management increase the soil carbon content resulting in net removal of CO2 from atmosphere, ठीक है। बायोचार, partly burned biomass is added to soil absorbing additional CO2, ठीक है। less costly, closer to deployment, more vulnerable to reversal, अच्छा। afforestation, reforestation management and wood utilization, tree remove CO2
कैन बी स्टोर्ड इन ट्रीज, सॉइल एंड वुड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनहेंस वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का मेन पर्पस क्या है? जो रॉक होते हैं उनका ब्रेकअप होता है। ठीक है। ओशन फर्टिलाइजेशन। ओशन फर्टिलाइजेशन क्या है? आयरन और अदर न्यूट्रिएंट आर एडेड इन द ओशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय एल्गी। ठीक है। क्या क्या? आयरन और अदर न्यूट्रिएंट जो ओशन में डालते हैं ताकि CO2 एल्गी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है। फिर इसमें क्या था? ये नेचुरल था। फिर कंबाइंड है। कंबाइंड यानी नेचुरल प्लस टेक्नोलॉजिकल। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो प्लांट्स टर्न CO2 into biomass that fuels energy system. CO2 from conversion is stored underground. ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनर्जी इंडस्ट्री, एक्सेलरेटेड वेदरिंग, नेचुरल मिनरल रिएक्ट विद CO2 एंड बाइंड देम इन न्यू मिनरल। ठीक है। एक्सेलरेटेड वेदरिंग। ओशन alkalinity enhancement. Alkaline material are added to the ocean to enhance atmospheric drawdown and negate acidification. डायरेक्ट एयर कैप्चर, मतलब एयर को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से उठा लो और उसको स्टोर कर दो ग्राउंड में। CO2 टू ड्यूरेबल कार्बन। CO2 इज रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इज बाउंड इन लॉन्ग लिव्ड मटेरियल्स। ठीक है। उसके बाद है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड। कई सारे मेथड हो सकते हैं कार्बन कैप्चर के और उसको स्टोर करने के। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये पहला है। तो बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में क्या है? प्लांट कन्वर्ट CO2 इनटू बायोमास विद इनटू बायोमास विद प्रोवाइड विच होना चाहिए था विद विच प्रोवाइड एनर्जी। CO2 इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड। ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो प्लांट होता है वो CO2 का इस्तेमाल करता है अपना खाना बनाने के लिए और वो उसके बायोमास में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो बायोमास जब बन गया तो एक तरह से वो एनर्जी भी है उसकी, और जो CO2 उसने कैप्चर किया है और स्टोर, मतलब कैप्चर किया, वो बाद में जाके उसी धरती में समा जाता है, मतलब उसको अंडरग्राउंड में वो स्टोर कर देते हैं। ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मेथड दिखाया कैसे। ठीक है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ आया, फिर ये मतलब इसमें कैप्चर हुआ, फिर ये इंडस्ट्री में क्या? बायो एनर्जी कन्वर्जन, अ प्लांट टू प्रोवाइड हीट, पावर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। अच्छा, उस जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया गया उसको कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको कहीं कोई डीप जगह पर जाके सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है। डिप्लीटेड पेट्रोलियम रिजर्वायर या सलाइन इक्विफायर, यहाँ सब जाके उसको जो कार्बन कैप्चर किया उसको गाड़ दो, वैसा। फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर कार्बन, डायरेक्ट एयर कैप्चर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि किसी केमिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर देते हैं। ठीक है। देखो CO2 री इंटरसेप्शन, अच्छा यहाँ से बता रहा है रिमूवल, रिमूवल, CO2 रिमूवल, वेयर डज द कार्बन गो, एनर्जी फ्रॉम वेयर। ठीक है। ठीक है। बायोचार इंपॉर्टेंट है। ये क्या? एटमॉस्फेरिक बेनिफिट किसका? ट्री का। सॉइल बेनिफिट है, इम्प्रूव सॉइल टिल्थ, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल कार्बन और इंक्रीज न्यूट्रिएंट टर्न ऑफ। ठीक है। डिक्रीज, सॉरी नॉट डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। इसमें क्या है? फीड स्टॉक, बायोचार प्रोडक्शन प्रोसेस यूटिलाइज सेलुलोज बायोमास एज सच एज वुड चिप्स, कॉर्न, स्टोव, राइस एंड पीनट हल, tree bark, peppermill, sludge, animal manure, most urban agriculture and bio agriculture and forestry biomass residues। ठीक है। बायोचार प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बता रहा है कि कई सारे जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब ट्री का जो बार्क होता है, छाल होती है जो ट्री की। ठीक है। जो राइस और पीनट के छाल होते हैं, कॉर्न स्टोव्स होते हैं, और ये वुड चिप्स होते हैं, ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है बायोमास प्रोडक्शन में। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस भी बताया इसमें। देखो,
बायोमास में क्या है, मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्ट, बायो एनर्जी क्रॉप्स जैसे ग्रास विलोन और क्रॉप रेसिड्यू, ये सब इसमें गया। और यहाँ पायरोलाइसिस हुआ। पायरोलाइसिस बताया था मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, एक हीट, ऐसे हीट तो ऊपर से ही आ रही है, ठीक है। तो उसमें से क्या बनेगा, एनर्जी, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि बायोचार के अलावा बायो एनर्जी भी निकलती है, हाँ, इन फॉर्म ऑफ आइदर सिंथेटिक गैस, सिंगैस इसको कहते हैं, या बायो ऑयल, ठीक है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट, पावर और कंबाइंड हीट एंड पावर, ठीक है। हीट और, अच्छा, हीट और वो सिंथेटिक गैस, सही है। फिर जियो इंजीनियरिंग क्या है भाई, रेडिएशन मैनेजमेंट, रिफ्लेक्टिव एरोसोल, क्लाउड सीडिंग, स्पेस मिरर्स, ये सब मतलब इसमें से कुछ चीज़ें तो सिर्फ एजम्पशन ऐसा किया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, जैसे स्पेस मिरर्स, क्योंकि आसमान में बड़े बड़े वो लगा दो मिरर, और वो क्या कहते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। जब सन की लाइट हवा में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो धरती तक नहीं पहुंचेगी और गर्म नहीं करेगी, ठीक है। इनका लॉजिक जो है क्लाउड सीडिंग, ठीक है, बादल बनाने की जो प्रक्रिया होती है। रिफ्रैक्टिव एरोसोल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हवा में बिखेर दो कि रोशनी, जब सूरज की रोशनी पड़े तो उनकी उसका मतलब कई पार्ट, वो कई हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दें दूसरी तरफ स्पेस में, ठीक है। बाकी बायोचार, एफोरेस्टेशन, CO2 एयर कैप्चर, अलग अलग आयरन फर्टिलाइजेशन, अल्कलिनिटी एडिशन, आर्टिफिशियल अपवेलिंग, ठीक है, ये दिखाया देखो, CO2 स्टोरेज और डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। कार्बन प्राइसिंग ये कार्बन ट्रेडिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। emission trading system, it caps the total level of GHG emission and allows those industries with low emission to sell their extra allowance to larger emitters, ठीक है। ETS यानी इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि जो जो इंडस्ट्रीज या जो यूनिट्स हैं वो अगर कम मतलब कम ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रही हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, जो बड़े मतलब उनको एक तरह से इंसेंटिव मिलता है इसका, और जो बड़े इमिटर्स हैं उनको बेच सकती हैं, ठीक है, ये इमिशन। फिर कार्बन टैक्स क्या है, इट डायरेक्टली सेट्स द प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग अ टैक्स रेट ऑन GHG इमिशन, और मोर कॉमनली ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। मैं कह रहा है कि एक तरह का ये प्राइसिंग होता है कार्बन टैक्स, कि जो जिनमें कार्बन है जिन भी प्रोडक्ट में, उस पर क्या कहते हैं एक तरह से टैक्स लगाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस इमिट करेंगे ना, इसलिए। तो कार्बन, जो कार्बन कंटेंट होता है उसमें, फॉसिल जो भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लग सकता है, लगाते हैं, कुछ कंट्रीज लगाते हैं, सारे नहीं। फिर अदर मैकेनिज्म में क्या है, ऑफसेट मैकेनिज्म। इसमें क्या है, ऑफसेट मैकेनिज्म डिजिग्नेट द GHG emission reduction from project or program based activities which can be sold either domestically or in other countries, ठीक है। फिर है रूल्स, रिजल्ट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। एक फंडिंग अप्रोच है जिसमें पेमेंट जो है वो पहले से डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड आउटपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड आउटकम्स रिलेटेड टू मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज सच एज एमिशन रिडक्शन, ठीक है। इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, इट इज अ tool an organization uses internally to guide its decision making process in relation to climate change impact, risks and opportunities, ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का, मिटिगेशन बताया मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको कम कर सकते हो, एक तरह से मिटिगेट कर सकते हो उसका इफेक्ट जो आप पर होगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कौन कौन है, UNEP और WMO, इन्होंने IPCC बनाया था, ठीक है। उसके अलावा कौन है, UNFCCC और GEF, ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ऐसे कुछ नाम है इसका, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी या ग्रीन इन्वायरमेंट, याद नहीं आ रहा है। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये बना था कब, 1992 अर्थ समिट, ठीक है, 1992 अर्थ समिट के टाइम, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन एंड आउटसाइड UN, अच्छा ये सब है, पर इसका कोई काम नहीं है इसमें। COP इज सुप्रीम बॉडी ऑफ UNFCCC, is a free standing entity, not a subsidiary of UN, ठीक है।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नॉर्मली यूएनएफसीसी की होती हैं, मतलब होती सारे की हैं, जितने भी एग्रीमेंट हैं उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, लेकिन फेमस किसका है, यूएनएफसीसी वाला। ठीक है। फिर क्योटो कॉप 3 1997। ठीक है, ये कॉप 3 था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री उनके लिए नहीं है। Based on principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities। ये जो टर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अपने यहाँ वाटर एक्ट है ना, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट करके है, वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट ये यही मतलब उसी से लिया गया ये मेरे ख्याल से। ठीक है, इट एंड इट्स एनेक्स बी द क्योटो प्रोटोकॉल सेट बाइंडिंग emission reduction target for 37 industrialized countries and economies in transition and European Union। ठीक है। Targets adds up to an average 5% emission reduction compared to 1990 levels। ठीक है। क्योटो मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज इन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो मैकेनिज्म क्या है भाई, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, द एडेप्टेशन फंड। ठीक है, मराकाश UP7 2001, बाली कोप 13 2007। ठीक है, कोपेनहेगन कोप 15 और कांकुन कोप 16। अच्छा ये 15 था, ये 16 है। और कांकुन कहाँ पे है, वेनेजुएला ना। डरबन डरबन कोप 17 2011, दोहा कोप 18 2012, वार्सो कोप 19 2013, लीमा 2014, पेरिस एग्रीमेंट या कोप 21 2015, मरकेश मरकेश 2016, बोन क्लाइमेट मीट ये अक्टूबर 23 2017। ठीक है, फिर काटोविस कोप 24 2018। ठीक है, सॉरी। फिर मैड्रिड कोप 25 2019। ठीक है, अब तो शायद कितना हो गया, ये कोप 25 था, 27 28 हो गया है। फिर फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF जो मैंने बोला था, वही है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये 1992 में बनी थी, 1992 में। ठीक है, उसी के दौरान जो अर्थ समिट था 1992 में। तो इसमें फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन है, और क्या है, कन्वेंशन अंडर GEF फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है कि ठीक है, ये 1992 राज समिट के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करती है। ये सर कितना 183 कंट्री से इसका पार्टनरशिप है, ऐसा करके। कन्वेंशन जो GEF के अंदर में आते हैं कौन कौन से भाई, CBD है। ठीक है, UNFCCC और UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन और POPs। ठीक है, ये भी है। मिनेमाटा कन्वेंशन और मर्करी, ये भी है। फॉर्मली नॉट लिंक विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बट सपोर्ट्स इट। ठीक है, ये भी है। फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड और GEF UNDP स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। ठीक है, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड या LDFC का बना था 2001 में, इसको UNFCCC ने बनाया था। फिर अच्छा, इसको हाँ 2001 में UNFCCC ने बनाया था। द फंड मैनेज बाय GEF The fund managed by GEF supports the world's most vulnerable countries in their effort to adopt the effect of climate change। ठीक है, it has helped the countries prepare and implement national adaptation program of action and also support the national adaptation plan process। ठीक है, यार कुछ ज़्यादा डीप में है इसमें। ठीक है, program is funded by GEF and executed by UNDP, launched alongside summit 1992। फिर it provide direct financial and technical support to communities and civil society organizations for various projects that conserves and restore the
एनवायरनमेंट वाइल एनहांसिंग पीपल्स वेलबींग, ठीक है। फिर क्या, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और ग्रीन, अच्छा, ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड। It was established in response to guidance from Conference of Parties in Marrakesh, SCCF supplement uh, complements the these development countries, ठीक है। SCCF मतलब स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। और ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ग्रीन क्लाइमेट सेटअप बाय UNFCC एट कंकुन, यानी कॉप कॉप कौन सा कॉप ने लिखा है 2010 में। वर्ल्ड बैंक इज द इंटरिम ट्रस्टी ऑफ द फंड। GCF is world's largest dedicated fund helping developing countries reduce their greenhouse gas emission and enhance their ability to respond to climate change. Yeah. GCF has crucial role in serving Paris Agreement. GCF has, ठीक है। Fund pays particular fund pays particular attention to needs society and, ठीक है। India and climate change. National Action Plan on Climate Change, ये हमने बहुत पहले लाया था, कब, शायद 2008-2009 के आसपास, ठीक है। इसमें कई सारे मिशन थे। नेशनल सोलर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका उद्देश्य क्या था? 100 गीगावाट सोलर पावर 2014-15 तक, अच्छा 2014-15 से, ठीक है। फिर नेशनल मिशन इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी NMEEE, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, ये किसके अंडर में थी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर क्या है? नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। फॉरेस्ट में बढ़ाने की बात की गई इसमें। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये हाउसिंग और मतलब अर्बन अफेयर्स का काम है, मतलब उनके लिए है, उन्होंने शुरू किया ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। फिर नेशनल वाटर मिशन, इसके लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री है। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, ये क्या? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम है, ठीक है। तो कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 मिशन शुरू किए गए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। हमने, एक मिनट, इसके आगे क्या है? नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम 2014 में था ये, 2015, ये सब तो कोई मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि पुरानी स्कीम में 2015 की आप तो नहीं पूछेंगे, अब आजकल न्यूज़ में भी नहीं है, पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इंडिया सेकंड बायनल अपडेट रिपोर्ट, अब ये देखो 2018 का रिपोर्ट है ये, कम नहीं है इसका। फिर इंडिया पोस्ट 2020 क्लाइमेट गोल्स, शायद ये तब तक ठीक है। इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत है। फिर इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, अच्छा, ये गोल 1, गोल 2। गोल 1 में क्या था? सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन। दूसरे में क्या है? अडेप्ट अ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ देन द वन ऑलवेज hitherto by others at corresponding level of economic, ठीक है। इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड, गोल 3, गोल 4, कई सारे गोल है भाई, 5 6 7 8। अदर इनिशिएटिव क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT, ठीक है, PAT। स्टार रेटेड अप्लायंसेस, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, उन जीवन बाय अफोर्डेबल LED एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल, उजाला जिसको कहते हैं, ठीक है। उज्ज्वला और उजाला दो अलग चीजें, ये उजाला है, गैस वाला उज्ज्वला है। और ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो ये सारी एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हैं।
ठीक है। एफोरेस्टेशन मेजर कौन से हैं? एक नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम और नगर वन उद्यान योजना। ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये तो पुराना है टारगेट, अब तो टारगेट अपडेट हो गए हैं और इसमें 2022 के पहले कहीं डाटा है तो इन 2022 तक है इसमें। वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। फिर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट रूल 2016। हम्म, फिर क्या है एग्रीकल्चर के लिए क्या चीज़ है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल टूल, फ्रेमवर्क फॉर एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस प्लेटफॉर्म, ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है। और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। ठीक है। ये एक फंड है जो क्या एफोरेस्टेशन और रीजनरेशन एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। अच्छा। ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्या है? आईएसए इंडिया ने शुरू किया था। हम्म। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और रेड प्लस। ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में वो असेस करते हैं कि आप कितना कार्बन रिलीज कर रहे हो। अगर आपने अपने एवरेज से कम किया है तो आपको वो एक तरह से कोटा मिल जाता है। कोटा समझ लो या कुछ इंसेंटिव समझ लो कि जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो उनको ये इस तरह से आपको जो क्रेडिट मिलता है वो बेच सकते हैं। ठीक है। रेड प्लस में क्या है? रिडक्शन एमिशन टू अचीव एडिशनल कार्बन sequestration, emission reduction, improve forest-based livelihood, conservation of rare, endemic and endangered species found in area, and improvement of watershed। अदर्स में क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत मिशन। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखा था, ये एलपीजी गैस कनेक्शन का है। उजाला एलईडी का है, दोनों अलग हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स 2018 में आया था। ठीक है। फिर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ये शुरुआत हो रही है इसकी, कहीं कहीं खुला है। ठीक है। ग्लोबल एफर्ट्स रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। एक मिनट। ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद जब भी शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे ग्लोबल एफर्ट। एक मिनट देखने बड़ा है तो नहीं, ठीक है, खत्म कर देते हैं फिर। ग्लोबल एफर्ट रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, वियना कन्वेंशन 1985। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन इन लोगों को पता चला था कि जो अपना पोलर एरियाज है, ठीक है, खासकर अंटार्कटिका, हाँ, अंटार्कटिका में ओजोन होल इनको सबसे पहले दिखा था शायद, और वहाँ काफ़ी बड़ा दिखा था। ठीक है। वो मतलब पूरे अपने जो पूरा सरफेस है अर्थ का, उसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका में है। ठीक है। ऑल्दो कई सारी कंडीशन उसको लेके, कई सारी कंडीशन है, वो कभी डिस्कस करेंगे, पर वहीं पे दिखता है सबसे ज़्यादा अब लेकिन अब इस बार पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है कि वो ढप रहा है धीरे धीरे। ठीक है। ठंडियों में बढ़ जाता था। वियना कन्वेंशन 1985, ये एक फ्रेमवर्क था जिसमें बोला कि जो ओजोन प्रॉब्लम है उसके लिए लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद ही मॉन्ट्रियल क्या, तीन मतलब, ठीक है, 3 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ। ये मतलब 1987 में कंक्लूड हुआ था जो निगोशिएशन था, और ये इफेक्ट में था 1989 में। ठीक है। मतलब 2 साल बाद ही था, 85 से 97। regulates the production and consumption of nearly 100 man-made chemicals referred as ozone depleting substances। ठीक है। only UN treaty ever that has been ratified by every country on earth, all 198 यूएन मेंबर्स। अच्छा, ये इकलौती ट्रीटी है जिसको सारे ही यूएन मेंबर ने रेटिफाई करवाया है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला। मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 2007 में जो HCFCs थी, वो तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस थी, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस भी थी। ठीक है। HCFCs। तो ये हो कि भाई इसको भी फेज आउट करना है। ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज टू कंप्लाई फेज आउट बाय 2020, डेवलपिंग कंट्रीज टू कम्प्लीटली फेज आउट बाय 2030। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम
स्टार्टिंग इन 2013। उसके बाद किगाली अमेंडमेंट आया था, बड़ा फेमस है, 2016 का। ठीक है, 2016 में क्या था, another ground for substances hydrofluorocarbons were introduced as non-ozone depleting alternative to support the timely phase out of CFCs and HCFCs। ठीक है, फिर while these chemicals do not deplete the stratospheric ozone layer, some of them give high global warming potential। ठीक है, ठीक है, जो ये HCFCs था, ये पहले तो इन लोगों ने HCFC को CFC को रिप्लेस करने के लिए लाया था। ठीक है, CFC इनको लगा कि ये जैसे ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, तो जो थोड़ा कम या नहीं के बराबर वाला है जैसे HCFC उसको लाए। ठीक है, बाद में इनको पता चला कि जो HCFC है ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ओजोन लेयर से ज़्यादा इसका मतलब नहीं, मतलब है, लेकिन वो अच्छी खासी वो ग्रीन हाउस गैस है। Countries agreed to add HCFCs to the list of controlled substances and approved a timeline for their gradual reduction by 80 to 85% by the late 2024 2040s। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।